नमस्ते। आप सबका स्वागत है रिपब्लिक में। आज हम अपनी जैसे जिसको कहते हैं कमिटमेंट टुवर्ड्स किसान, क्योंकि उस कर्जे को चुकाने के लिए इस कार्यक्रम को शुरू कर रहे हैं। मैं भी किसान का बेटा, यहाँ जितने लोग बैठे हैं सब किसान। और अगर आप देख लें तो ज़्यादातर लोगों का कहीं न कहीं गाँव से, किसानी से कोई ना कोई संबंध तो रहा ही। हम लोग भले ही शहर में रहते हों, वो नहीं। किसान आंदोलन ने एक नई दिशा, एक नए तरह की जागृति इस देश में शुरू की थी नवंबर में। उससे पहले भी चल रहा था। और उसको मैं कभी-कभी खराब ढंग से कहता हूँ। उससे पहले किसान आत्महत्या कर रहे थे, अब उनकी हत्याएँ होने लगी हैं। तो आत्महत्या से हत्या तक का जो सफ़र है, वहाँ से किसानों ने नई जागृति लाए। लेकिन कुछ बीच में ऐसा हुआ कि ये सरकार को सूट कर रहा था कि बंगाल इलेक्शन, पंचायत इलेक्शन, कोरोना, टूल किट, कुछ ना कुछ में करके किसान की बात ना हो। क्योंकि उससे पहले अगर आप देखिए तो रोज शाम को किसान की बात होती थी, अब किसान की बात नहीं होती। तो हम आप ये जो आतमजीत सिंह साहब हैं, प्रबल जी हैं, पुरुषोत्तम जी हैं, ये सब लोगों से बात हुई और ये हुआ कि हम लोग कम से कम हफ्ते के एक दिन इस चर्चा को कायम रखें, लोगों तक पहुंचाने की बात करें। लोगों के मन में कुछ आशंकाएं हैं, लोग कह रहे हैं कि भाई होगा कि नहीं होगा, कहाँ है कोई वो हो गया। पुरुषोत्तम जी तो वहीं बैठे हुए हैं इस समय भी, प्रबल और आतमजीत जी भी वहाँ पहले फुल टाइम रहते थे, अब जा रहे हैं क्योंकि खेती में इस समय कुछ जरूरत थी इनको घर पे भी। मैं शुरू कर रहा हूँ पुरुषोत्तम जी, सबसे पहले आपसे। पुरुषोत्तम जी जो मेरे साथ हैं वो ऑल इंडिया किसान महासभा के नेशनल सेक्रेटरी हैं और अ, किसान आंदोलन में धरना स्थल पे जो वो है वहीं बैठे हुए हैं, जिसको कहते हैं ग्राउंड जीरो। पुरुषोत्तम जी, हम लोग कहाँ पहुंचे हैं और आपको मतलब हम सब लोगों को तो पूरी उम्मीद है कि हाँ एक दिन जरूर सफल होंगे, लेकिन कोई टाइम स्पैन आपको लग रहा है? कोई अब कहने लगा है 2024, कोई कह रहा है 2022। देखिए, आज पहले तो मैं मंदसौर के अपने जो शहीद किसान हैं उनको श्रद्धांजलि देना चाहूंगा। 2017 में आज ही के दिन मध्य प्रदेश की भाजपा सरकार की पुलिस ने बिल्कुल 6 नौजवान किसान थे और उन पर गोली कांड नहीं हुआ था, उनको पकड़ पकड़ के गोली मार के उनकी हत्या की गई। मैं उन किसान परिवारों के जो शहीद परिवार हैं उनके घरों में भी गया हूं। मैं जो है जब 1 महीने के बाद 6 जुलाई को हम लोगों ने पूरे देश भर के किसान नेताओं ने वहां जाकर के श्रद्धांजलि उनको दी और उसके बाद इस देश के अंदर एक बड़ी मुहिम किसान आंदोलन की शुरू हुई। किसान संगठनों के एक होने की प्रक्रिया शुरू हुई, तो मैं उस सब में बहुत शुरू से रहा और उसी मंदसौर से हम लोगों ने फिर जो है किसान मुक्ति यात्रा शुरू की थी, जो 10,000 किलोमीटर पूरे देश भर में घूमी। 19 राज्यों में हम लोग गए और हजारों हम लोगों ने सभाएं, मीटिंगें किसानों की की। और आज जो ये बड़ा किसान आंदोलन इस देश के अंदर दिखता है, एकताबद्ध किसान आंदोलन, इसकी पृष्ठभूमि तो इसलिए एक महत्वपूर्ण जो है उनकी शहादत रही है और ऐसे शहीदों को जिन्होंने पूरे देश के किसान संगठनों को एक मंच पर आने के लिए प्रेरित किया है, उनकी शहादत बहुत अहम है। अभी जो किसान आंदोलन है जिस स्टेज पर पहुंचा है, तो एक बात हमको ये माननी पड़ेगी कि सरकार ने ये सोचा कि इस आंदोलन को हम जितना लंबा करेंगे शायद इसमें थकावट आएगी और किसानों के अंदर एक निराशा आएगी और आंदोलन ये जो है कमजोर होता जाएगा और एक दिन ये लोग उठ करके चले जाएंगे। लेकिन ये जो 6 महीना बीता है किसान आंदोलन का और अब तो 6.5 महीना होने जा रहा है, तो इस पूरे दौर में अगर आप देखें किसानों के अंदर कोई निराशा नहीं, कोई हताशा नहीं है, बल्कि किसान आंदोलन का फैलाव लगातार होता जा रहा है, उसका विस्तार लगातार होता जा रहा है। और अभी जो हम लोगों ने पूरे देश भर में जो काला दिवस मनाया था, बहुत जबरदस्त रिस्पांस। मैं बता रहा हूँ, तमिलनाडु के अंदर अकेले हमारे संगठन ने 100 से ज्यादा जगहों पर उस काला दिवस के आयोजन को किया और बाकी अन्य संगठन तो किए ही किए हैं। तो इस तरीके से पूरे देश भर में हर जगह जो है हम लोग देख रहे हैं कि बड़े पैमाने पर जो है, कल भी 3 प्रतियां जो जलाने का भाजपा के नेताओं के या सरकारी कार्यालयों के आगे या जहां लॉकडाउन है वहां उन्हीं स्थितियों में जो है इस कार्यक्रम को करने का जो हम लोगों ने आह्वान किया था, पूरे देश भर में जबरदस्त उसका रिस्पांस मिला है।
और आज भी मैं सुबह से देख रहा हूं कि मंदसौर के शहीदों को श्रद्धांजलि पूरे देश भर में लोग जो है दे रहे हैं। तो आंदोलन को ये जो है जितना बढ़ रहा है उतना मजबूत हो रहा है, उतना किसानों का हौसला जो है बुलंद हो रहा है और किसानों की एकता उतनी बढ़ती जा रही है। और बाकी अगर आप देखें तो बॉर्डरों पर बीच के दौर में चूंकि थोड़ा फसल का समय था, थोड़ा पंचायत चुनाव भी यूपी के अंदर थे, तो इसलिए बॉर्डरों पर थोड़ा संख्या कम दिख रही थी, लेकिन अब इन बॉर्डरों पर भी लोग लौटने लगे हैं और संख्या जो है ठीक ठाक अब इन बॉर्डरों पर फिर से जो है आंदोलनकारियों की होती जा रही है। तो इसलिए अब लोगों को ये फिक्र नहीं है। मैं तो देखता हूँ तमाम लोगों से बात होती है तो कोई भी किसान जो यहाँ बॉर्डरों पर जमे हुए हैं, कोई ये नहीं कहते हैं कि भाई इतना समय हो गया कब होगा, किसी को कोई चिंता नहीं है। लोग अपने स्थायी आवास स्थलों को बनाने की दिशा में यहाँ लगे हैं कि कैसे बरसात में आंधी में हम जो है यहाँ टिक पाएंगे। और मुझे तो लगता है कि वाकई लोगों ने 2024 मई तक का तो मन बना ही रखा है कि अगर बीच में हमारी समस्याओं का समाधान नहीं होता है, 3 कानून वापस नहीं होते हैं, तो 2024 मई में इस मोदी सरकार को इस देश से उखाड़ करके ही जो है किसान लौटेंगे। ये एक मूड जो है किसानों का दिखता है। जी मैं आदम जी आपके पास आ रहा हूँ। एक चीज जरा मुझे समझाइए, क्योंकि अभी शहादत की बात हो रही है मंदसौर में, जो किसान पुलिस फायरिंग से जो मरे थे, अब फायरिंग से मरे थे, इनकाउंटर से मरे थे। एक चीज समझ में इसलिए समझना जरूरी है कि अभी किसान आंदोलन, मैं सिर्फ नवंबर से बात कर रहा हूँ, नवंबर से आज 6 जून के बीच में बहुत से लोग शहीद हुए हैं इस किसान आंदोलन में। उसकी जवाबदेही तो आप मांगेंगे ना किसी से। ये बिल भी वापस हो जाएंगे, सब कुछ हो जाएगा। पुलवामा में जब जवान शहीद हुए थे तो इस देश ने मोदी सरकार को बड़े बहुमत के साथ वापस वो दिया था। तो ये जो किसान शहीद हो रहे हैं उसकी जवाबदेही किसकी होगी? देखिए आनंद वर्धन जी, जब पुलवामा अटैक हुआ था तो वो एक पड़ोसी मुल्क जो हमारे साथ जो हमेशा लड़ाई में रहता है, वॉर में रहता है, एक रीजनलिज्म, एक ओपियम ऑफ रिलीजन नेशनलिज्म जिसको कहते हैं, कि अफीम दी गई थी नेशनलिज्म की। और वो पुलवामा अटैक में वो भारतीय जनता पार्टी 2019 में इलेक्शन जीती। यहाँ हमारे 193 दिन में 502 या 500 से ऊपर किसान जो वो शहीद हो चुके हैं। और प्रधानमंत्री मोदी जी ने अभी तक एक शब्द भी नहीं कहा उन शहीद किसानों के बारे में, ना किसान आंदोलन के बारे में। उन्होंने सिर्फ एक बात कही थी कि किसान जो हैं कभी भी फोन कर सकते हैं, मेरा नंबर सबके पास है। तो किसानों ने तो यही कहा कि वो नंबर कहाँ है, किस नंबर पे हम फोन मिलाएं कि हमारी प्रधानमंत्री से बात हो जाए, वो नंबर अभी तक दिया नहीं गया। मैं खैर इस किसान आंदोलन को एक और चीज से जोड़ूंगा। आपने देखा है देश की अर्थव्यवस्था का क्या हाल है। मैं आपको एक डेटा बताता हूं कि CMI जो है, सेंट्रल फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी, महेश व्यास जी की है। हालांकि बीजेपी वाले तो ये भी इल्जाम लगाते हैं कि महेश व्यास तो चिदम्बरम के कहने पे ये रिपोर्ट दिए हैं, पर एनीवेज उनकी रिपोर्ट जो थी, जब 2013 में जब UPA की सरकार थी तो उस टाइम पे बीजेपी उनकी वही रिपोर्ट महेश व्यास जी की कोट करके और UPA की सरकार को गिराने की बात करती थी। केवल CMI की रिपोर्ट और अजीम प्रेम जी सोशल यूनिवर्सिटी लाइवलीहुड फोन सर्वे ने ये कहा है कि देश की अर्थव्यवस्था ठीक नहीं है। अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो ऑल टाइम हाई है। 23 करोड़ लोग जो है अनएम्प्लॉय हो चुके हैं। 70% वर्कफोर्स जो है वो इस टाइम या तो कम सैलरी पे काम कर रही है और 30% लोगों के पास तो काम भी नहीं है। और जहां तक इनकम का सवाल है, जो इनकम आज से 1 साल पहले 5,989 रुपए थी पर एनम, जो एक पर कैपिटा इनकम जिसको हम कहते हैं, वो घट के 4,989 रुपए हो गई। इसका मतलब है कि हम बांग्लादेश से और श्रीलंका से भी पीछे हो गए इनकम में। अब जो ये लोग अनएम्प्लॉयड हुए हैं शहर में, दिल्ली की बात करता हूं, दिल्ली में 45% अनएम्प्लॉयमेंट है। देश के तमाम बड़े शहरों में अर्बन अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो 27% तक है और रूरल अनएम्प्लॉयमेंट 21% है। बजाय इसके कि मनरेगा में 150 घंटे काम देने के, या फिर 2,75,00,000 लोगों ने मनरेगा में काम मांगा है जिनको काम नहीं मिला है। ऐसा नहीं है कि नौकरियां नहीं है या लोग काम नहीं मांग रहे हैं। 5 करोड़ लोगों ने शहरों में, अर्बन एरियाज में, रूरल एरियाज मिला के काम मांगा था 2019-20 में, और अभी 1,70,00,000 लोगों की और बढ़ोतरी उसमें हो गई है। तो 6,70,00,000 लोग इस टाइम बेरोजगार हैं जो काम मांग रहे हैं, मनरेगा में भी और अदरवाइज। तो अब आप ये बताइए कि ये इकोनॉमी कहाँ जाएगी? रूरल इकोनॉमी जो है, एग्रीकल्चर की जो इकोनॉमी है, किसानी से जो रिलेटेड है, वही एक लेबर इंटेंसिव काम रह गया है।
इंडस्ट्री तो जितनी भी अब नई लग रही हैं वो सारी जो है ऑटोनॉमस पे चल रही हैं और सारे वो कंप्यूटर पे चलती हैं, आईटी सेल से रिलेटेड चलती हैं। अब जो आईटी रिलेटेड कंपनीज हैं वो तो एम्प्लॉयमेंट जनरेट नहीं कर सकते, तो वो कैसे चलेगा? एक बात मैं आपको और बता देता हूं कि 2015-16 में बड़े फैनफेयर से एक कौशल विकास योजना प्रधानमंत्री जी ने लॉन्च की थी। उसमें 68 लाख लोग जो हैं अभी तक कौशल विकास में जो है वो ट्रेन कर दिए गए। और अगर आप मात्रा पूछें कि नौकरी उसमें कितने लोगों को मिली, तो नौकरी मात्र 15 लाख लोगों को मिली। बाकी जो 53 लाख लोग, 44 लाख लोग हैं वो अनएम्प्लॉयड हैं। तो अगर किसानी में अगर किसानों को अपनी लागत का मूल्य नहीं मिलेगा, पेट्रोल और डीजल के दामों में आपने देखा 40 से 45% इजाफा हुआ पिछले 4 सालों में। उसका अगर आप सेस पे जाएं तो जो सेंट्रल गवर्नमेंट एक्साइज और सेस लगाती है पेट्रोल डीजल पे, उसका 70% जो सेस है वो सेंटर की सरकार रखती है, मात्र 30% स्टेट के खाते में जाता है। और जो एडिशनल सेंट्रल एक्साइज है उसका 90% जो है वो सेंटर के खाते में जाता है और 10% स्टेट के खाते में जाता है। जब आप सेंटर की सरकार से पूछिए तो वो कहते हैं ये पैसा हम फ्यूल पे इसलिए हमने 32% 35% एडिशनल ड्यूटी लगाई है ताकि स्टेट्स का जो जीएसटी पेमेंट है जिसको हमें 14% बढ़ा के हर साल देना है तो उनको दे सकें। स्टेट्स कहती है हमें पैसा टाइम पे मिलता नहीं। एक सेंटर स्टेट को लेकर एक बहुत बड़ा एक रस्साकशी चल रही। खैर अब हम आ जाते हैं यूपी बिहार और जहां भी बीजेपी शासित प्रदेश हैं जिनकी बात करते हैं, तो शुरू में कहा गया कि डबल इंजन की सरकार होगी, तो डबल इंजन की सरकार में सेंटर से उसको पूरा कॉपरेशन मिलेगा और सबसे पहले उनको प्राथमिकता मिलेगी। अब यूपी में भी डबल इंजन की सरकार है पिछले 5 सालों से और बिहार में तो पिछले 15 सालों से है। सुशासन बाबू वहां पे नीतीश बाबू हैं। अब ये पूछा जाए कि बिहार में पिछले 15 सालों में अगर हम सोशल इंडेक्स देखें, नीति आयोग ने एक सोशल इंडेक्स निकाला था एनवायरमेंट को लेके, रोजगार को लेके, हैप्पीनेस इंडेक्स को लेके, जो यूएनडीपी का एक डेवलपमेंट प्रोग्राम होता है जो हर 10 साल में समीक्षा करता है। उसी के आधार पर नीति आयोग ने भी एक सोशल इंडेक्स निकाला। उसमें झारखंड, यूपी और बिहार सबसे आखिर में है। इसका मतलब है कि ये डबल इंजन की सरकार जो थी एक मिथ थी और ये फ्लॉप हो गई। सिमिलरली अगर हम किसानों के हितों की बात करें तो किसानों को 80% जनता, 80 करोड़ लोगों को प्रधानमंत्री जी ने रोजगार देने को, अपना खाना देने की बात की कि हम उनको जो है फूड सिक्योरिटी दें, एक नेशनल फूड सिक्योरिटी दें। वो नेशनल फूड सिक्योरिटी कैसे देंगे जब किसान ही अपने लागत का मूल्य नहीं पाएंगे? तो 80 करोड़ लोगों को तो उनको खाना मिलेगा ही नहीं और सोर्सिंग होगी नहीं। अब एक और नया जो है एजेंडा चलाया गया। वो एजेंडा ये चलाया गया है कि फिगर्स बताई जा रही हैं कि वीट में हमने 390 लाख मेट्रिक टन जो है वीट प्रोक्योर की है। पैडी या राइस का बताया जाता है कि 405 लाख मेट्रिक टन धान प्रोक्योर की गई है। मैं तो ये पूछना चाहता हूं ये फिगर्स आई कहां से? ये डेटा कोलैट कौन करता है? क्योंकि जिस स्टेट में आप जाइए, यूपी में आप जाइए तो धान के क्रय केंद्र देखिए खाली पड़े हैं, या तो वो धान खरीदते नहीं है या मॉइस्चर की कोई भी एक्सक्यूज देके ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन नहीं हो पाती। तो बहुत सारी चीजें हैं, इसमें सरकार को एक हमें पूछना पड़ेगा सवाल कि वो उनकी मंशा क्या है, वो चाहते क्या। मैं डॉक्टर राजाराम त्रिपाठी साहब को अब इस चर्चा में ले रहा हूँ ऑल इंडिया फार्मर्स अलायंस से। डॉक्टर साहब, दो चीजें, जैसे आतम जी कह रहे थे कि 80 करोड़ ये कह रहे हैं, और यहाँ पे नहीं कह रहे हैं, जयशंकर जी अमेरिका में जाके ढिंडोरा पीट रहे हैं कि हम 80 करोड़ लोगों को खाना खिला रहे हैं और फ्री में खाना खिला रहे हैं। इस पूरे लोगों ने एक बार भी ये नहीं कहा कि ये यहाँ का किसान खाना खिला रहा है, पैदा कर रहा हो, तुम तो सिर्फ माध्यम हो, उसको पूरी दाम भी नहीं दे रहे हो, तुम उस माध्यम से खाना खिला रहे हो। तो एक बार भी, मतलब इसको क्या कहेंगे, ये एक बार भी शुक्रगुजार नहीं है इस फार्मर के। मैं डॉक्टर राजाराम जी आपसे एक दूसरा सवाल पूछ रहा हूँ। बंगाल इलेक्शन में बीजेपी जैसा भी लड़ी और सबके सामने उसका रिजल्ट आया है। किसान यूनियन के बहुत से लोग गए भी थे वहां, उन्होंने प्रचार भी किया कि भाई मोदी सरकार को वोट नहीं देना है। लेकिन मैं ईमानदारी से बताऊं, शायद किसान आंदोलन का वो रेफरेंडम जैसे नहीं बन पाया था। उत्तर प्रदेश का चुनाव बिल्कुल सामने है। उत्तर प्रदेश में 2 ऐसी पार्टी जो चौधरी चरण सिंह, जिनको अभी तक हम लोग किसानों का सबसे बड़ा नेता मानते हैं इस देश का, एक उन्हीं से प्रभावित, एक तो उन्हीं के घर की पार्टी है जो अब जयंत चौधरी साहब हैं, और एक जो मुलायम सिंह यादव भी अपने को उसी शिष्य परंपरा में कि मैं उसी को आगे बढ़ा रहा हूं, और अब अखिलेश यादव है। तो क्या यहाँ पे आप लोग इसको मुद्दा बनाएंगे और बिल्कुल साफ साफ कहेंगे कि भाई ये किसान की बात पे ये इलेक्शन होगा, हिंदू मुस्लिम बहुत हो गया,
इसको मुद्दा बनाने की आप लोगों की कोई योजना है कि नहीं? आनंद वर्धन जी, मैं नमस्कार करता हूं आपको। पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा कि जो जिससे आपने बात शुरू की उसी पे थोड़ा प्रकाश डालूंगा। ये चूंकि हाल में ही इन्होंने सम्मान निधि दी 13 मई को, और इस तरह से दिया 2000 रुपए, और दंभ पूर्वक हर मंत्री इनका कहता था किसानों को हमने 2-2 हजार उनके जेब में पहुंचाया, उनको दिया। तो जय मानो कोई खैरात दे रहे हैं। मैं कई चैनल पे रहता हूं, हर कोई कहता है और इस अंदाज में कहता है कि मध्यम वर्ग को ऐसा लगे, टैक्स पेयर को ऐसा लगे कि उनके जेब से पैसा निकाल के किसानों को बांटा जा रहा है और ये माहौल बनाया जा रहा है। तो किसानों के खिलाफ माहौल बनाने के लिए इतना कि मैंने सवाल किया कि जनाब, आपने डीजल के दामों में जो बढ़ोतरी की 14 के बाद से, और खाद बीज दवाई की दामों में जो बढ़ोतरी की, उससे 1 एकड़ में 7,000 रुपया लागत आई। आप अपने प्लानिंग कमीशन के अर्थशास्त्री को बिठा लो मेरे सामने, मैं ईमानदारी से बताऊंगा। मैं जमीन की, तुम कागज देखी कहते हो, मैं आंकड़े देखी कहता हूं। आप देखो, और जो 84% किसान आपके मार्जिनल फार्मर है, सीमांत किसान है, वो 3-4 एकड़ के हैं, तो उनके जेब पे आपने सालाना 24,000 का डाका डाला और 6,000 रुपए दे रहे हैं उसके एवज में। किसान हर चीज पे टैक्स दे रहा है ना। 100 रुपया डीजल खरीद रहा है तो 55 रुपया गवर्नमेंट के पॉकेट में दे रहा है ना किसान। नमक पे नहीं, नमक पे भी दे रहा है, हर चीज पे दे रहा है। तो मैं ये कहता हूं, जब 24,000 मेरे पॉकेट से आप निकाल लेते हो, उसके बाद 2,000 रुपए देते हो, और उसमें भी आपकी क्रोनोलॉजी देखो, बारीकी में बताता हूं। 13 तारीख को आप खाते में पहुंचाते हो। खरीफ की फसल के लिए किसान डीएपी खरीद के लाइन में लगा हुआ था, खरीद रहा था 2,000 रुपए में, 2,000 में खरीद रहा है। और जब पैसा जैसी आया, कोऑपरेटिव और लैंप्स में पैसे हैं, सबने खाद उठा लिया, तो 20 और 21 तारीख को आप घोषणा करते हो कि हम सब्सिडी बढ़ा देते हैं। जिसको खरीदना है तो खरीद लिया खाद 1.5 दुगने कीमत पे। यानी जिस तरह से हमारा बटुआ आप चुरा के ले जाओ, हम चिल्लाने लगे, तो आप हमारे बटुए का आधा पैसा तो रख लो और आधा वापस करो, और वो भी खैरात के अंदाज में। तो ये तो इनका अंदाज है। रहा सवाल, मैं आपसे बिल्कुल सहमत हूं आनंद जी, बंगाल चुनाव में या कहीं पर भी किसानों के कैंपेनिंग का कोई असर नहीं है। अगर हम इसका श्रेय लेते हैं तो गलत, लेकिन किसानों के साथ जो गलत हो रहा है, दिल्ली में जो हो रहा है, उससे शेष भारत का किसान, वो सब हर एक की नजर उस पे है। ये अलग चीज है कि अलग अलग राज्यों में अलग अलग फसलें हैं, उनकी क्रॉप सर्किल अलग है, प्राथमिकताएं अलग है, बाजार अलग है, लेकिन किसान की जो मूल समस्या है बाजार की, लागत की, वो वास्तव में इन्होंने न कभी एड्रेस की न किया है। तो उसके चलते धीरे धीरे इस आंदोलन का विकेंद्रीकरण हो रहा है। वास्तव में चाहे वो चौधरी चरण सिंह हो या कोई भी किसान नेता आप ले लीजिए जो पिछले 40 सालों में रहे हैं, और उनकी जो आने वाली पीढ़ी के, इनके पीछे आने वाले वक्त में अब किसान नहीं खड़ा होगा, ये तय मान लीजिए आप। ये जो विरासत वाली किसान की राजनीति अब नहीं चलेगी, समझ गए। वास्तव में फ्रेश, मेरा मानना है, कब आएगा मुझे नहीं मालूम, किसान वोटों का पोलराइजेशन कब होगा मुझे नहीं मालूम, क्योंकि अभी भी हम जब चुनाव का वक्त आता है, जब बाढ़ झेलते हैं, बाजार की मार झेलते हैं, सरकार की मार झेलते हैं, तब तो हम किसान एकजुट होकर जिंदाबाद मुर्दाबाद करते हैं। लेकिन जब वोट देने का टाइम होता है, मैं बामन हो जाता हूं, मैं ठाकुर हो जाता हूं, मैं भूमियार हो जाता हूं, मैं यूपी बिहार क्षेत्र में बढ़ जाता हूं, बोली में बढ़ जाता हूं, धर्म में बढ़ जाता हूं। तो ये पोलराइजेशन जब किसान के नाम पे होगा, तो 34% वोट के आधार पर सरकार बनाने वाली जो ये पार्टियां हैं, ये हाशिए पे चली जाएंगी। ये कब होगा मुझे नहीं मालूम, हम लगे हैं इसमें और इसका असर दिखेगा। मैं तो कहता हूं आप हमें और मारिए, मत मानिए हमारी कोई मांग, मत मांगिए। इस किसान कौम का बहुत भला करेंगे आप, अब मत मानिए हमारी मांग, ऐसे ही चलने दीजिए। हम वास्तव में इसी काबिल हैं। हमने 70 साल तक वास्तव में यही किया है कि जाके आप विदेश में जाके बताओ कि किसानों का आप पेट भर रहे हैं। वो हम इसी काबिल हैं, हमें और मारिए ताकि हम उठ खड़े हों और तुम्हारा गिरेबान पकड़ के हम तुमसे सवाल करने के लायक हो, और हमारे बीच में वो नेतृत्व आए जो तुमसे आंख में आंख डाल के तुमसे जवाब मांगे। आज जरा हद हो गई, कोई जवाब नहीं मांगता। इतने किसान मर गए, और ये मेरी लोकसभा है, मेरी राज्यसभा है, जो हमें श्रद्धांजलि देने में सोचिए नकली आंसू ही बहा देते दो। वास्तव में तो ये राजनीतिज्ञों के आंखों में असली आंसू तो आते ही नहीं।
बताइए क्या लोकसभा की, किस लोकसभा की बात कर रहे हैं आनंद वर्धन जी? अगर कांग्रेस रहती है तो बीजेपी नहीं चलने देती लोकसभा को, जब बीजेपी रहती है तो कांग्रेस नहीं चलने देती। लोकतंत्र का क्या करें, तमाशा बना के रखा इन लोगों ने। ये किसान आंदोलन से ही हल निकलेगा, मेरा मानना है। और मैं नहीं मानता कि 3 कानून ही अब मुद्दे हैं। मैं बार बार कहूंगा, केवल 3 कानून अब मुद्दे नहीं है, और ये हमें समझना होगा, और ये पूरे किसान नेतृत्व को समझना होगा। जो 40 किसान संगठन जो सरकार से बात करते हैं वो भी, और जो राष्ट्रीय चैनलों में गाल बजा रहे हैं किसान विशेषज्ञ वो भी, और जो पार्लियामेंट में कलफ लगे कपड़े पहन के हमारे नुमाइंदे बने हैं उनको भी, उनको समझना तो होगा आनंद वर्धन जी, ये तय है। जी जी। प्रबल जी, मैं आपके पास आ जाऊं आपसे थोड़ा जल्दी में। एक यूपी में सियासत भी बहुत गरमाई हुई है, योगी जी रहेंगे नहीं रहेंगे जाएंगे, और कभी कभी मुझे ऐसा लगता है, कल बयान है योगी जी का, चीफ मिनिस्टर का, कि हम आखिरी दाना तक खरीदेंगे। और मैं बता दूं भाई, हम सब लोग गांव से आते हैं, ये अपना गेहूं और धान बिकवाना कितनी बड़ी कवायद होती है, और आप कितने प्रभावशाली होने चाहिए। मैं फिर से एक बार आपसे, इसको मैं पहले भी कह चुका हूं, मेरे भाई साहब अब तो नहीं रहे, एमपी थे, तो हमारा एक गांव है महाराजगंज में, हमारी छावनी महाराजगंज है, गांव हमारा गोरखपुर में है, बांसगांव। तो हमारे दूसरे भाई जहां खेती करते हैं, वो अपना वो सब लाद के भेजते थे यहाँ, कि भाई इनका प्रभाव है तो सरकारी खरीद हो जाएगी। ये सरकारी खरीद के लिए था, कोई एक्स्ट्रा पैसा के लिए नहीं। वहां मतलब पढ़े लिखे होने के बाद, गांव उसके मापदंड के हिसाब से आपके पास बल भी था, कनेक्शन भी था, नहीं खरीदते हैं। आम किसान की तो बुरी हालत है। तो ये जो बात है, ये बार बार जो झूठ बोलने की एक प्रवृत्ति हो गई है। प्रबल जी, आपको नहीं लगता है कि लोग इससे गुस्सा हो रहे हैं? जैसे कोरोना में बार बार इन्होंने कहा सब लोग ठीक है, सबको दवा मिल रही है, सबको ऑक्सीजन मिल रही है, तो ये जो कह रहे हैं इससे किसान गुस्सा नहीं हो रहा है? प्रबल जी, ये आप जो बात आप कर रहे थे कि आपके जो बड़े भाई साहब हर्षवर्धन सिंह, पूर्व सांसद थे 2 बार, और प्रभावशाली व्यक्तियों का ही अनाज बिकता भी। हमारा वैसे ही, जैसे आपकी छावनी, वैसे एक छावनी हमारी भी बस्ती जिले पर है, और हमारे परिवार के लोग जब कॉलर पकड़ लेते हैं वहां पर जाके, जब रहने वाले हमारे परिवार के लोग जब धान क्रय केंद्र, गेहूं क्रय केंद्र के लोगों का कॉलर पकड़ते हैं, तब वो बिकता है। और इकलौते वो व्यक्ति हैं अपने गांव के अंदर जो क्रय केंद्रों पे जाके बेच लेते हैं, बाकी को तो वहां से घुमा देते हैं। तो सवाल तो यही है कि जो प्रभावशाली व्यक्ति है उत्तर प्रदेश के अंदर, खासकर पूर्वांचल के अंदर या मध्य उत्तर प्रदेश के अंदर, वही बेच सकता है, और कोई धान गेहूं नहीं बेच पाता। बाकी व्यापारी खरीद लेते हैं, बनिए खरीद लेते हैं, बनिए फिर ले जाकर धान के केंद्र पर, गेहूं के केंद्र पर बेचते हैं। जो आप अजीत सिंह जी कह रहे थे कि गेहूं की रिकॉर्ड खरीद हुई है, ये है वो, ये तरीका है कि बनिए खरीदते हैं, फिर बनिए स्टॉक करते हैं, फिर बनिए उन्हीं क्रय केंद्रों पर उनसे पैसा लेकर, कुछ पैसा उनको जाता है क्रय केंद्रों वालों को, कुछ पैसा बनिए के पास जाता है, या पंजाब या हरियाणा चला जाता है। ये स्थिति है इस उत्तर प्रदेश के अंदर। और जो आपने कहा गुस्से का परिणाम, गुस्सा अंदर फैल रहा है, और गांव इनके प्राथमिकता पे कैसी है, इसका बानगी है कोरोना काल। कोरोना काल में किसी भी व्यक्ति को वहां पर न दवाइयां मिल रही हैं, न टीकाकरण हो रहा है, न तो स्वास्थ्य सुविधाएं मिल रही है, और लाखों लोग जो मरे हैं उत्तर प्रदेश के अंदर, लाखों लोग मैं कह रहा हूं मरे हैं उत्तर प्रदेश के अंदर। ये हजारों का सैकड़ा आंकड़ा दे रहे हैं, हर गांव में एवरेज 10 मौतें हुई, और ये लाख के करीब के गांव हैं उत्तर प्रदेश के, तो ऑन एन एवरेज देख लीजिए कितने गांव। दूसरी चीज, जो इनके वैक्सीनेशन प्रोसेस, इनका वैक्सीनेशन प्रोसेस ऑनलाइन है। अब आप मुझे आनंद वर्धन जी बताइए, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराने के लिए हमारे गांव के किस व्यक्ति के पास, कितने जनसंख्या के पास एंड्रॉइड सेट, कितनी जनसंख्या के पास लैपटॉप है, कितनी जनसंख्या के पास कंप्यूटर है, कितनी जनसंख्या इंटरनेट यूज करता है? ये मैं आपसे जानना चाहता हूं कि आप मुझे बताइए, क्योंकि आपका तो बहुत ज्यादा गांव से और समाज में बहुत ज्यादा है। या पुरुषोत्तम जी मुझे बता दें कि कोई भी, और इसका सबसे ज्यादा परिणाम यह है कि जिस दलित, पिछड़े, अति पिछड़े, महादलित, आदिवासी के वोट के चक्कर में भारतीय जनता पार्टी केशव मौर्य को और फलाना को और एक दलित को मुख्यमंत्री बनाना चाह रही है, उन्हीं दलितों का, उन्हीं पिछड़ों का, महादलितों का, अति पिछड़ों के ये दुश्मन है। जितनी मौतें हुई है, अगर जनसंख्या वाइज जाइए तो सबसे ज्यादा मौतें इन्हीं वर्ग विशेष में हुआ। उन नौजवान साथियों का ना तो इन्वॉल्वमेंट हो रहा है पीएचडी में, ना तो वो उच्च शिक्षा प्राप्त कर पा रहे हैं, और जो आरक्षण के से मदद से जो उनको नौकरी भी मिल रही थी, क्योंकि उनके पास खेती कम होती है, तो नौकरी एक साधन होता है, खासकर सरकारी नौकरी, वो भी इनसे छीन रही है सरकार। सरकारी नौकरी से के नाम पर जो नौकरियां मिल रही थी, उनको निजीकरण के नाम पर उनको खत्म कर दिया जा रहा है। आरक्षण जो को समाप्त करना आरएसएस का प्राथमिकता है, उनका एजेंडा है, प्रमुख एजेंडा, और उसी एजेंडे पे आरएसएस की ये सरकार चल रही है, मोदी सरकार।
और निजीकरण को खत्म करके, निजीकरण से आरक्षण को समाप्त कर रही, कंपनियां खत्म, सरकारी कंपनी खत्म यानी आरक्षण खत्म, आरक्षण खत्म यानी नौकरी खत्म। यानी अब वो जो हमारे एक क्लास जो पिछले 20 सालों में नौकरी करके मिडिल क्लास की तरफ बढ़ गई थी, इन वर्गों से आज फिर पुनः वापस इन नौकरियों के न होने के कारण फिर वापस वो गरीबी रेखा के आसपास पहुंच रही है। सबसे बड़ी विडंबना हमारे देश का। इस पर पिछड़े वर्ग के लोगों को, खेतिहर मजदूरों को, खेतिहर लोगों को सोचना होगा और काम करना होगा। और मैं ये मानता हूं, अभी राजा राम त्रिपाठी जी कह रहे थे, इम्पैक्ट है। उत्तर प्रदेश के अंदर भी जो अभी पंचायत चुनाव हुए हैं उसमें किसान आंदोलन का इम्पैक्ट है। हाँ, ये है कि बहुत सारे स्कैटर्ड वे में है। अब इसको हम लोग नो वोट टू बीजेपी कैंपेन करने जा रहे हैं। आने वाले समय में हमारा तय हो रहा है। हम कुछ मीटिंग्स करेंगे, पुरुषोत्तम जी से भी बात हुई है, राजा राम जी से भी बात हुई है, अभिजीत भाई भी है, बाकी और एसकेएम के लोगों से हमारी बातचीत चल रही है। जल्दी ही हम लोग उत्तर प्रदेश में एसकेएम उत्तर प्रदेश के बैनर तले हम लोग एक नो वोट टू बीजेपी कैंपेन चलाने, बृहद कैंपेन चलाने। और भारतीय जनता, हमारा मेन मकसद है कि 24 तक हमें रखना चाहते हैं, वहां पर रखे, शौक से रखे। इस नरेंद्र मोदी की अहंकारी सरकार को उखाड़ फेंकेंगे हम। और योगी आदित्यनाथ जो गुंडई कर रहे हैं यहाँ, ये सोच रहे हैं गुंडई करके, गुंडई से हम नहीं डरते जी। लेनिन ने कहा है, अगर ये गुंडई करें, गुंडई को उतारू है और जेल भेजना चाहते हैं तो हम इनके गुंडई से नहीं डरते। पुरुषोत्तम जी, मैं आपके पास एक चीज और समझना चाह रहा हूं, क्योंकि मैं भी गांव से आता हूं। अब किसान पर से, जैसे मैं अपने दर्शकों को भी समझाने के लिए कहूं कि जब एक वकील की बात होती है तो वकील के चारों तरफ उसका एक मुंशी होता है, उसका एक बाहर चाय वाला होता है, उसका एक बड़े समाज को। वैसे ही किसान की जब बात करते हैं तो किसान क्या, बहुत से जो रुपौनी में मजदूर की जरूरत होती है, फिर आप वहां पे उनका परिवार चल रहा है किसी से। उसके बाद जब आप, मतलब ये एक केवल किसान पर से नहीं है, वो पूरा एक कुनबा है। पहली बार मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद उस कुनबे को भी समझ में आया है, क्योंकि ये जो माइग्रेंट लेबर वाला समस्या हुई, प्रवासी मजदूर घर वापस आए, घर में उतनी जमीन नहीं है, शहर में रहने को जगह नहीं है। आज खुले हाथों से, खुले बाहों से किसान ने सबको अपनाया है। आज शहर में रहने वाले अपने सगे भाई नहीं जा रहे हैं एक दूसरे के यहाँ, लोग मर जा रहे हैं, कंधा देने लोग नहीं जा रहे हैं। लेकिन गांव में मैंने अभी तक कहीं नहीं सुना कि लोग जा रहे हैं। तेरही अभी भी हो रही है। तो पुरुषोत्तम जी, ये जो एक भारत और इंडिया के बीच का जो भेद खत्म हुआ है, आपको लग रहा है कि इससे फर्क पड़ा है? कोरोना ने भी इसमें थोड़ा और तेज किया है इस आंदोलन को? इस पूरे दौर में एक तो किसान आंदोलन में और दूसरा इस कोरोना को नजदीक लाने में काम किया है। और उत्तर प्रदेश तो बहुत खास करके मैं कहना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश के अंदर अगर आप देखें तो कोरोना संकट में पूरे सरकार ने जो है लोगों को असहाय छोड़ दिया था। कोई जो है लोगों को पूछने वाला नहीं था। और जैसा कि प्रबल जी ने भी कहा, मैं तो उसी दौर में मैंने तमाम चैनलों पर, तमाम जगहों पर जो डिबेट डिस्कशन में मैं जहां भी शामिल रहा, मैंने उन जगहों में कहा कि भाई 6 लाख से कम लोग जो है यूपी में नहीं मरे हैं कोरोना से, उससे ज्यादा ही लोग जो है यूपी के अंदर मरे होंगे। लेकिन सरकार ने जो है इसको ये नहीं किया। तो एक भारी गुस्सा लोगों के अंदर पनपा है, वो शहरों में भी पनपा है, वो ग्रामीण इलाकों में भी पनपा है। इस दौर में अब देखिए तो यूपी के अंदर और केंद्र में मोदी सरकार हो चाहे यूपी में योगी सरकार हो, इन दो घटनाओं ने इन दोनों की छवि को जबरदस्त नुकसान पहुंचाया है। और अभी अब जो एजेंडा बदलने में माहिर लोग ये थे, अब इनके लिए एजेंडा बदलना बड़ा कठिन हो गया है, बल्कि अब अपनी छवि को बचाना इनके लिए पहला एजेंडा बन गया है। और इसलिए आप देखें तो मोदी सरकार भी अपनी छवि बनाने में लग गई है और योगी सरकार भी अपनी छवि को बनाने के अभियान में लग गई है। तो ये जो छवि बनाने के इनके अभियान हैं, इसी में मैं देख रहा था कि इनके गोदी मीडिया का ही एक चैनल एबीपी ने वो किया था, सर्वे किया था, और वो तो था इनकी छवि बनाने में। लेकिन हमने देखा कि वो हमारे भी बड़े काम का निकल आया। उसमें से कुछ चीजें कि उन्होंने सर्वे किया और उस सर्वे में ये पता चला कि 55% शहरी लोग जो हैं उनकी सिंपैथी अब किसान आंदोलन के साथ अभी के दौर में, और 65% ग्रामीण आबादी जो है इस किसान आंदोलन के साथ खड़ी है। तो ये उनके सर्वे का नतीजा है, जो अपने आप में ये दिखाता है कि
इस पूरे दौर में किसान आंदोलन का एक व्यापक प्रभाव वो शहरी लोगों के बीच भी गया है और मैदानी जो ग्रामीण लोगों के बीच भी गया है। मैं खुद दिल्ली को देखता हूँ पिछले 30 साल के दौर में, इस आंदोलन से पहले जो भी बड़ी रैलियां, जो भी बड़े कट दिल्ली में होते थे, तो दिल्ली के लोग नाक भौं सिकोड़ते थे कि भाई ये क्यों आ गए और कैसे आ गए। उनको लगता था कि ये हमारी सामान्य जिंदगी में खलल डालने के लिए ये रैली के लोग आए हैं। लेकिन ये जो किसान आंदोलन है, इस किसान आंदोलन के प्रति एक सिंपैथी शुरू से दिखी है दिल्ली के लोगों को, और दिल्ली के लोगों को कहीं से भी नहीं लगा कि भाई ये क्यों यहाँ आ गए, और जबकि इतना दिन हमको यहाँ पर हो गया है। तो ये एक बड़ा अंतर इस पूरे दौर में है। और उत्तर प्रदेश के अंदर तो मैं कहना चाहता हूँ कि इस चुनाव में इसका बड़ा प्रभाव देखने को मिलेगा। हम तो यहाँ पर ये बॉर्डर जहाँ पर हम हैं वहाँ तो यूपी के ही लोग मैक्सिमम आते हैं, उत्तराखंड के लोग मैक्सिमम आते हैं। तो उत्तराखंड में तो जो पर्वतीय क्षेत्र है वो अभी इस आंदोलन से थोड़ा दूर है, वो अभी अछूता है। और उसका थोड़ा दूसरा कारण भी है कि जो सोशल जो वहाँ की संरचना है वो इस टाइप की है जो कि भाजपा के एक स्वाभाविक आधार का निर्माण करती है। लेकिन बाकी अगर तराई आप देखें और इधर उत्तर प्रदेश के अंदर आप देखें तो उत्तर प्रदेश के अंदर बिल्कुल इसके खिलाफ एक जबरदस्त माहौल बना है। और उस माहौल को न सिर्फ किसान आंदोलन ने बल्कि इस कोरोना संकट ने और बढ़ाया है, उस माहौल को बनाया। और आने वाले समय में जो 6 महीने के बाद चुनाव, 8 महीने के बाद चुनाव यूपी में होने वाले हैं, मुझे लगता है कि यूपी में चीजें बदलेंगी। और यही जो बदलने का नीचे माहौल दिख रहा है, उसी ने बीजेपी के अंदर भी एक घबराहट को तेज किया। जी आतंक जी, आपसे मैं आपके पास आ रहा हूँ जरा संक्षेप में, क्योंकि समय का वो है। एक तो अगला वाला हम लोग एक एपिसोड इस पे करें जो लागत और उसका केवल हम लोग उसको उतने पे रखेंगे कि अब क्या क्या लागत लगती है और कैसे उसका एंड मूल्य तय होता है, केवल लोगों को समझाने के लिए। मैं थोड़ा इस किसान आंदोलन ने पहली बार ऐसा मुझे लग रहा है कि थोड़ी चुने हुए प्रतिनिधि, जो जनप्रतिनिधि हैं, उनसे जवाबदेही भी मांग रही है। इससे पहले कभी कोई नहीं कहता था, लेकिन हरियाणा ने तो साफ साफ दिखा दिया। लोग घर से निकलने में वो कर रहे हैं, उनको डर है कि भाई लोग पूछे जाएंगे तो लोग पूछेंगे क्या किया किसानों के लिए। तो क्या किसान चुने हुए प्रतिनिधियों की थोड़ी जवाबदेही बढ़ी है किसान आंदोलन के बाद, आतंकजीत जी? देखिए, जवाबदेही तो लोकतंत्र में हमेशा रहती है पब्लिक के प्रति, क्योंकि पब्लिक वोट देती है आपको। तो अगर पब्लिक आपसे सवाल पूछेगी तो उसकी जवाबदेही तो रहेगी। और अगर सारे केंद्रीय बिंदु एक ही तरफ पॉइंट करेंगे तो ऑब्वियस सी जाहिर सी बात है कि सरकार तो कॉर्नर होगी ही होगी। इसमें बात सिर्फ किसानों की नहीं है, आप देश की अर्थव्यवस्था देख लें। आज जीडीपी 8.1% 2014-15 से -7.2% पे आ गया। 7.5% हमारी जीडीपी सिकुड़ गई। और एक बड़ी तत्व सामने ये आया है कि हमारे आदरणीय होम मिनिस्टर अमित शाह जी ने कहा था कि हमारी जो इकोनॉमी है वो 5 ट्रिलियन रुपीस की हो जाएगी 2022 तक। हुआ क्या है, 5 लाख करोड़ रुपए हमने पिछले 5 सालों में जो क्रोनी कैपिटलिस्ट जिसको कहते हैं, जिनको हम कहते हैं उद्योगपतियों को दे दिए हैं, उसमें वो पैसा कभी वापस आना नहीं। एनपीए हो गया 5 लाख करोड़ रुपए, पैसा इससे ज्यादा गया। और आपको याद होगा कि नोटबंदी के समय 15,70,000 करोड़ रुपया बैंकों में वापस हुआ था, रिकैपिटलाइज हुआ था। और ये कहा जाता था कि कैश इन हैंड 17 लाख करोड़ रुपया है। आप यकीन नहीं मानेंगे, आज की डेट में वही कैश इन हैंड 27 लाख करोड़ रुपया हो गया। इसका मतलब है कि बैंकों से 10 लाख करोड़ की करेंसी छापी गई, जिसमें 5 लाख करोड़ रुपया जो है वो ऑलरेडी एनपीए हो गया। उसका 2019, 20 और 20-21 में मात्र 2 साल में 3,25,000 करोड़ एनपीए हो गया। तो जनता सब देख रही है। बात किसानों की भी है, बात ये भी है कि ये जो ऑर्गेनाइज लूट है, ये जो सूट बूट की सरकार है, इसका केंद्रीय बिंदु किस तरफ है? क्या ये सिर्फ अदानी अंबानी के हाथों में रह गई है? क्या ये हर चीज को जो है वो इकट्ठा करके एक सेल लगा के बैठी है? आप देखिए, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में लेबर यूनियंस हो, ट्रेड यूनियंस हो, मजदूर हो, किसान हो, सेल्फ एम्प्लॉयड हो, स्किल डेवलपमेंट से रिलेटेड हो, कौशल विकास के लोग हो, कहीं भी कोई भी इंडिकेटर अगर आपको लगता है कि वो सरकार के हित में बोल रहा है और सरकार ने अच्छा काम किया है, तो ऑब्वियसली जाहिर सी बात है कि किसान आंदोलन का भी सोल्यूशन मिल जाता। किसान आंदोलन का सोल्यूशन ना मिलना केंद्र सरकार की बहुत बड़ी विफलता है, क्योंकि वो हर मकाम पे विफल रही है और उसमें से किसान आंदोलन
का एक बहुत बड़ा पार्ट भी इसमें आता जी, है। डॉक्टर राजाराम जी, मैं आपसे एक और चीज, क्योंकि जब मैं आंकड़े देख रहा था तो एक संस्था एडीआर, आप भी जानते होंगे डॉक्टर चोकर की, और वो सब एडीआर में माई नेता करके और सबके एफिडेविट हैं। तो देश के जो प्रमुख सबसे बड़े 5 जो मंत्री हैं जिनको मैं सबसे ताकतवर मानता हूं, मोदी जी, राजनाथ सिंह साहब, गडकरी साहब, अमित शाह साहब और निर्मला सीतारमन, ये 5 को मैं सबसे, उसमें से 3 लोग अपने को किसान वो किए हुए हैं। राजनाथ सिंह, अमित शाह साहब और गडकरी जी ये कहते हैं कि मैं किसान हूं बाय प्रोफेशन। तो ये किसान का मतलब मैं इसलिए कह रहा हूं, ये किसान केवल वोट लेने के लिए या पैसा का, और इन लोगों के पास करोड़ों रुपया है, ये वैसे किसान है जो रिटर्न में भी कर। तो एक ये जो नेताओं का शुरू हो गया है कि अपना यहां पे किसानी लिख दो, इसकी कोई जवाबदेही नहीं होनी चाहिए कि तुम कौन से किसान हो, क्या करते हो, ये डॉक्टर राजाराम इसको भी समझना हो। आनंद वर्धन भैया, संसद में 126 किसान हैं कागजों के अनुसार, लेकिन एक भी किसान होता जिसकी रीढ़ की हड्डी साबित होती तो ये तीनों कानून नहीं पारित होते, मेरा कहना है। एक भी किसान होता, ये नहीं है किसान, ये शेर की खाल ओढ़े हुए भेड़िए हैं जो कभी तीनों कानून के ऊपर चर्चा करवाइएगा। मैं 5 जून को, आज 1 साल 2 दिन होने को आए, 5 जून को जब ये तीनों कानून आए थे, 3 दिन के अंदर ही मैंने इनका पोस्टमार्टम करके बताया था कैसे खिलाफ। तब की बात है जब राकेश टिकैत से लेके हर किसान नेता ने इनका स्वागत किया था। मैंने इन सबको नेताओं को जूम पे बुला के बताया था ये कमियां हैं इसमें। मैं कहना चाहूंगा कि ऐसे कानून जो किसानों को हाथ पैर बांध के कारपोरेट के सामने परोस रहे हैं, ऐसे कानून संसद में अगर एक भी किसान नेता होता, एक भी सही अर्थों का किसान होता तो पारित नहीं होता। वास्तव में ये विडंबना है। आप, चूंकि मेरी आदत है जो सवाल पूछेंगे पिन पॉइंटेड ही मैं जवाब देता हूं। तो वास्तव में किसान जिस दिन संसद पे पहुंचेंगे, पहले दुर्घटनावश गाहे बगाहे 2-4 पहुंच जाते थे, लेकिन अब हमने जो लोकतंत्र का स्वरूप तय किया है, जो चुनाव का तरीका तय किया है, वास्तव में अब रास्ते बंद होते जा रहे हैं। जी, क्योंकि अब तो ठेकेदार और यही लोग पहुंच पाएंगे, वो किसी भी तरह का ठेका करते हो वो जी। प्रबल जी, मैं चलते चलते अंतिम आपसे बात कर लूं कि ये जितना सब माहौल बना है किसान आंदोलन का, ये कहीं ना कहीं इस पूरे विमर्श में हम लोगों ने उत्तर प्रदेश में खास करके मैं कहूंगा एक हिंदू मुस्लिम डिवाइड करने की हरदम कोशिश की है। तो आपको क्या लगता है कि, मुझे पहली बार किसानों में हिंदू मुस्लिम नहीं होता है, किसानों में तो मैंने आज तक नहीं देखा कि हिंदू मुस्लिम कहीं है, को किसी के लोहार कोई है तो वो कहीं है, वो सब एक ही है, वो एक समाज होता है। आपको क्या लगता है कि फिर से ये जब आएगी बात तो किसान आंदोलन से ज्यादा भारी पड़ेगा हिंदू मुस्लिम? जी नहीं जी, जो इनकी नर्सरी थी, इनकी 2 नर्सरी आरएसएस की, एक मुजफ्फरनगर नर्सरी थी, एक गोरखपुर नर्सरी। मुजफ्फरनगर नर्सरी को इस किसान आंदोलन ने बस्ट आउट कर दिया, खत्म कर दिया, टूट गया। और वहां पर जाट और मुसलमानों के बीच में जो एक दूरी बन गई थी वो पाट गई है, और वो एक होकर खेतीहर मजदूरों किसानों की तरह वो लड़ रहा है, और यही इनके लिए परेशानी का सबब बन गया है। अब जो नई हमें कोशिश करनी है वो लखनऊ से, बाराबंकी से और आगे तक के, जो गोरखपुर में एक नर्सरी बनी हुई है, इसके और आसपास के इलाके की नर्सरी को जिस दिन बस्ट आउट कर देंगे हम, ये उत्तर प्रदेश से क्या पूरे भारतवर्ष, ये भारतीय जनता पार्टी नाम की और नफरती राजनीति करने वाले ये आरएसएस के लोगों को हम उखाड़ फेंकेंगे देश से। इससे हमें बड़ी कोशिश करनी पड़ा। और किसान आंदोलन के अंदर एक किरण है, आशा की किरण मैं देखता हूं कि जिस तरीके से लोगों के किया। और सबसे बड़ी चीज क्या है, इस देश के अंदर एजेंडा भी किसान तय करते। अभी किसान आज के दिन में, अभी लोग हल्ला कर दें कि पेट्रोल और डीजल के दाम पर अभी शुरू कर दे कमेंट देना, प्रेस स्टेटमेंट देखना, अभी देखिएगा, अभी कल से आंदोलन शुरू हो जाए। अभी मैं आपको बताऊं, वैक्सीनेशन पर अभी किसान बोल नहीं रहे। जिस दिन से किसान वैक्सीनेशन पर बोलना शुरू कर देगा, एक वैक्सीनेशन एक बहुत बड़ा मुद्दा बन जाएगा। और मैं आपको एक और नई चीज बता दे रहा हूं, अभी किसी ने आरटीआई लगाई, 35,000 करोड़ रुपए का जो पीएम केयर फंड है, उसमें से जो वैक्सीन के लिए किया गया था, उसमें से 4,488 करोड़ रुपया ही बस अभी सरकार ने बस
नहीं प्रबल जी, मैं उसको सही कर दूं, वो 35,000 करोड़ रुपए बजट में एलोकेशन था, उसमें से हुआ, पीएम केयर फंड से उसको मतलब हाँ, बजट एलोकेशन में पीएम केयर बजट एलोकेशन में जो 35,000 करोड़ रुपया था, उसमें से 4,400 करोड़ रुपए ही इन्होंने किया है अभी तक। इनकी सीरियसनेस देखिए कि कितनी आबादी को ये चाहते हैं वैक्सीन से महरूम रहे। मैं चूंकि बात अभी हम लोग किसान की कर रहे हैं, इसलिए उसको वो कर रहा हूं, खत्म कर रहा हूं मैं इसको। मैं एक चीज और कहूंगा आप सब लोगों से, जैसे मैं भी किसान का बेटा हूं भाई, मेरा एक कहीं ना कहीं ये लगता है कि इस इलेक्शन में हम लोगों को एक दबाव ये भी बनाना चाहिए, एज अ सोशल मीडिया, एज अ किसान नेता आप लोग हैं, कि भाई जो किसान का वोट लेना है उसको एक कोई पहले अपना हलफनामा देना होगा सार्वजनिक रूप से, कि मैं अगर हूं तो मैं किसान का हूं, मुझे ये चीजें हैं, तुम ये हलफनामा दे दो, हम फिर देखेंगे क्या होता है। एक उसमें 6 लोग हलफनामा देंगे तो सबसे अच्छा होगा उसको देंगे। ये कहीं ना कहीं प्रेशर आज से बनना शुरू होना चाहिए कि भाई जो भी उम्मीदवार आएगा उसको एक किसान आंदोलन के साथ तुम हो, किसान की मांग के साथ हो, ये सार्वजनिक मंच से तुम बोलोगे नहीं तो किसान नहीं आएगा, तुम किसी पार्टी में हो, अभी पार्टी की बात ही ना करें। मुझे ऐसा लगता है कि इस तरह की कुछ सार्थक बातें भी इस इलेक्शन में होनी चाहिए, क्योंकि अगर किसान मुद्दा नहीं बनेगा तो देश को किसान ने ही बार बार बचाया है। आज जो जय जवान जय किसान की बात होते हैं, वो किसान का ही भाई या किसान का ही बेटा उस सीमा पे बैठा हुआ है, किसी आईएएस और किसी नेता का बेटा मुझे नहीं लगता है कि पुलिस और उसकी सेवा में है। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का, समय की थोड़ी सीमा रहती है इसलिए वो कर रहे हैं, आगे भी आप लोग आते रहेंगे और इसको और चर्चा को जरा व्यापक करने की कोशिश करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।